हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है, आप मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा मीनिंग लगा सकते हो कि किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीज़ जैसी है उसको और फाइन और अच्छा बनाना। आपकी बुक में बुक के पेज नंबर 63 पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वालिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ करके, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल को यूज़ करके और उससे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ बनाना, उसे बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं। इसमें मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की, उसके बाद एक वैल्यूएबल चीज़ निकली। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास कॉटन जो था वो रॉ मटेरियल था, जो आपको पता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में मिलता है। ठीक है, अब कॉटन से फिर क्या हुआ कि कॉटन को जो फार्मर था उसने मिल मालिक को बेच दिया। मिल मालिक ने उस कॉटन से क्या बनाया, यार्न वगैरह बनाया, उसके बाद कपड़ा बनाया, कपड़े को एक और इंडस्ट्री में भेजा जिससे उस कपड़े से शर्ट्स बनी या सूट्स बने, जो भी कुछ बना, और उसके बाद उसे मार्केट में पैकिंग के बाद भेजा गया। तो जो रॉ मटेरियल इसने भेजा था उसने तो मान लो 500 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी 500 रुपये पर क्विंटल उसने कॉटन बेच दी। तो क्या यहाँ जो शर्ट आई है वो 500 रुपये की कीमत की आई है? नहीं ना, वो तो लगभग 5,000 रुपये की एक शर्ट आई है, जबकि उसकी उस 500 रुपये की कॉटन में बहुत सारी शर्ट्स बन गई होंगी। ठीक है, तो और एक शर्ट का रेट लगभग 5,000 रुपये है। इट मीन्स जो रॉ मटेरियल उसने भेजा था, अगर वो उस रॉ मटेरियल को खुद से ही प्रोसेसिंग करता, फैक्ट्रीज़ में जो काम हो रहा है उसको कुछ हद तक खुद करने की कोशिश करता, तो जो बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है इन सब को, वो बेनिफिट अकेला ही इसको मिला होता। ठीक है, ये तो ही अलग बात। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, नॉर्मल मीनिंग अगर बताएं तो, जब रॉ मटेरियल के साथ इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रोसेसिंग होती है, उसको और फाइन और अच्छा बना दिया जाता है, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, और फिर उसे और महंगी कीमत पे बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल के साथ कुछ इस तरह से काम करना कि वो और ज़्यादा फाइन क्वालिटी की हो जाए, तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यों होती है, मतलब हमें मैन्युफैक्चर करने की किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है? किसान अपनी जो उसने कॉटन उगाई थी उसको वो ऐसे ही बेच देता, ठीक है, और जिस लोग ने पहननी है वो उस कॉटन से अपने घर में पहले यार्न बनाते, फिर बढ़िया बढ़िया शर्ट बनाते, मतलब अपने अपने घरों में ये काम करते। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास वैसी स्किल नहीं है ना, जैसी मे बी कि वो जो वर्कर काम कर रहे थे वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में या फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, उनके पास जो स्किल है। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि अगर प्रोसेसिंग के लिए किसी फैक्ट्री में गई है, इट मीन्स वहाँ पे भी वर्कर लगे हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। कहाँ? जो इंडस्ट्री बनी है, जो फैक्ट्रीज़ बनी है जिसमें प्रोसेसिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसान खुद से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, जिससे बहुत बेनिफिट होगा, वो हम इस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दूसरा सबके पास वैसी स्किल नहीं होती है जो वो वहाँ काम करने वाले लेबर वर्क के पास है। ठीक है, तो इस लेसन में हम जो यहाँ प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे हैं वो सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में ये लगे हुए थे जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर वगैरह से हमें मिल रहा था, सेकेंडरी एक्टिविटी में वो लगे हुए हैं जो फैक्ट्री में इससे कुछ बना रहे हैं। ठीक है, और टर्सरी में वो लगे हुए हैं जो इसको सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, जो व्यापारी लोग हैं। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ एक्टिविटीज़ के बारे में, सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आगे कर रहे हैं हम इसको कि क्यों हमें मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। बैकबोन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के फिर हम उसे फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर हम किसी प्रोडक्ट को फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास फ़ॉरेन की जो करेंसी है उसकी वो ज़्यादा आ रही है, और इससे हमारी करेंसी या इकनॉमी जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, उसको भी आप ये कह सकते हो उसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, अब चलिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है और मैंने उसी पॉइंट को उठाया है। इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब
वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर जो वो कॉटन वाले का मैंने एग्जांपल लिया, कॉटन वाला अपनी कॉटन को डायरेक्ट किसी मिल वर्कर को या मिल ओनर को ना बेचकर अगर वो अपनी फैक्ट्री लगा लेता है तो खुद से वो बहुत सारे लोगों को काम देता है, और काम देने के बाद जो लोगों की डिपेंडेंसी थी सिर्फ एग्रीकल्चर पे वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब लोग उसकी मिल के वर्कर भी बन जाते हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेती करेंगे और अपना पेट भरेंगे, अब उसकी अपनी खुद की मिल है और लोगों को उसने काम भी दिया है, कुछ लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। तो यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगती हैं तो लोगों को बेरोज़गारी का सामना कम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन्हें जो आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है it is preconditions for eradication of unemployment and poverty from our country। बिल्कुल सही, प्री कंडीशन है किस चीज़ के लिए? एरेडिकेशन के लिए। आप ये कह सकते हो कि एरेडिकेशन होता है मतलब एक तरह से ख़त्म कर देना, ये प्री कंडीशन है किस चीज़ की? अनएम्प्लॉयमेंट की और पॉवर्टी की। अब किसी भी देश की डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो लोगों के पास आप ये कह सकते हो कि उनके पास इनकम होगी, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी और पॉवर्टी जो है धीरे धीरे कम होगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1947 का, तो 1947 में क्या हुआ था कि हमारे पास एकदम से इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं और जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों के काम धंधे ठप थे। तो उस टाइम पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा खोले गए थे। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर, जिनके ऊपर पब्लिक का कंट्रोल है, ऐसी एजेंसियाँ, ऐसी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा खोली गई थी ताकि उसका बेनिफिट नॉर्मल जो आम लोग हैं उनको भी हो सके। ठीक है, अच्छा, एक इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे एरिया पे, आपकी बुक में ही है वो, इसमें पॉइंट नहीं लिख पाई हूँ, हमें ऐसे एरिया पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए जो ट्राइबल एरिया हैं या बैकवर्ड एरिया हैं, ताकि वहाँ के लोगों को भी हम अपने लेवल पे बराबर ला सकें। ठीक है, अगला आ रहा है थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, होता क्या है कि अगर बहुत सारा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने सामान को बनाकर, फाइन क्वालिटी का कपड़ा हमने बाहर एक्सपोर्ट किया, बाहर भेजा, तो उससे हमारा ट्रेड बढ़ता है, उससे हमारी कमर्शियल वैल्यू बढ़ती है और फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी फ़ॉरेन करेंसी का जो पैसा है, मान लो हमने उसको कनाडा में या अमेरिका में उसको एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ का जो डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इससे फिर हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब हमारा और आज के टाइम में अगर हम कह रहे हैं कि हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको बढ़ने की। ठीक है, तभी हम इकोनॉमी लेवल पे कहीं अब हमारा देश दिखाई देगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हायर वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हायर वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, मतलब आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने रॉ मटेरियल को, अपने कच्चे सामान को इतना अच्छा तैयार करेंगे, इतना अच्छा मैन्युफैक्चर करेंगे कि उसे फ़ॉरेन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिले, वो बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का हो, तो इससे हमारी इकनॉमी भी ग्रोथ करती है और हमारी इंडस्ट्रीज़ को लगातार डेवलपमेंट मिलती रहती है। ठीक है, तो ये आज हमने जो टॉपिक किया है, ये हमने किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसा है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकनॉमी, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर बैकबोन ऑफ इंडियन इकनॉमी, या मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं आ सकता कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है। ठीक है, तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं वो हम करेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, थैंक यू।